नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर में श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेशन। हम देखने वाले हैं 10th क्लास का बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में हम लोग देखने वाले हैं कि श्वसन क्या होता है। और श्वसन से पहले हम लोग पाचन पढ़े। पाचन हम लोग क्यों पढ़े हैं? क्योंकि पाचन जब हम कर लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसे पाचित करने के लिए हमें श्वसन की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात श्वसन का मतलब होता है कि जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उसे तोड़कर एनर्जी के रूप में बदला जाता है, उसे ही श्वसन कहा जाता है। आइए देखते हैं श्वसन। श्वसन का दो प्रकार होता है। श्वसन का दो प्रकार होता है। एक होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन देखने वाले हैं। वायवीय श्वसन क्या होता है? एक होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन उसे कहा जाता है जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्रदान करता है, यानी ऊर्जा भी बनता है तो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनता है। जो ऊर्जा बनता है वायवीय श्वसन उसे कहा जाता है जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। ग्लूकोज के उपस्थिति में जब तोड़ा जाता है तो ऊर्जा प्राप्त होता है एटीपी। और यह ग्लूकोज जो है तोड़ा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो सेल होता है, कोशिका होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अवायवीय श्वसन यह होता है बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया में होता है, लेकिन बैक्टीरिया जो होता है ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है। यानी बैक्टीरिया जो होता है वह ऑक्सीजन का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करता है। वायवीय श्वसन में जो होता है बैक्टीरिया वह ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है, लेकिन ये भी एक ऊर्जा बनाता है। ये भी एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। ये ऑक्सीजन बैक्टीरिया जो होता है ऑक्सीजन का उपयोग तो नहीं करता है, लेकिन इसमें CO2 बनाता है। CO2 इसमें बनाता है और इसमें भी आपका CO2 बनता है। जो बैक्टीरिया होता है वह ग्लूकोज तो खाता है, पर वह उससे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, लेकिन बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ता है, लेकिन CO2 बनाता जरूर है। और एटीपी के रूप में ये जो ऊर्जा बनाता है बैक्टीरिया, यह ऊर्जा जो बनता है वो 2 से 3 ऊर्जा बनता है। लेकिन जो हम लोग वायवीय श्वसन करते हैं उसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से जो ऊर्जा बनती है वह लगभग 38 एटीपी बनती है। यानी 38 ऊर्जा बनती है और बैक्टीरिया में देख सकते हैं कि कम ऊर्जा बनती है। बैक्टीरिया में ये आप कह सकते हैं कि क्यों नहीं होता है अवायवीय श्वसन। बैक्टीरिया में ऑक्सीजन से ग्लूकोज क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि बैक्टीरिया में जो होता है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोई चीज़ नहीं पाए जाते हैं। इसलिए बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया जब होगा ही नहीं तो उसमें ऑक्सीजन टूटेगा ही नहीं और ऑक्सीजन में ग्लूकोज टूटेगा नहीं। इसलिए जो बैक्टीरिया होते हैं ग्लूकोज तो खाते हैं और ऊर्जा भी बनाते हैं, लेकिन कम बनाते हैं और CO2 भी प्रदान करते हैं। अवायवीय श्वसन में एक और आता है। अवायवीय श्वसन में एक और चीज़ बनता है आपका। अवायवीय श्वसन से एक और चीज़ बनता है। जब अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में इनमें लैक्टिक अम्ल बनता है। ये लैक्टिक अम्ल क्या होता है?
अवायवीय श्वसन में एक पेशी होती है जो मांसपेशियां में, हमारे हाथ के मांसपेशियां होते हैं, हाथ पैर के मांसपेशियां, उसमें ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनता है। और लैक्टिक अम्ल जो होता है ये हमारे शरीर में अकड़न उत्पन्न करता है, या आप ऐसे कह सकते हैं अकड़न उत्पन्न करता है और दर्द भी उत्पन्न करता है। इससे क्रैम्प हो जाती है, जो हमारे हाथ में मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है, इससे क्रैम्प हो सकता है, जिसे हम लोग क्रैम्प कहते हैं। क्रैम्प जो मांसपेशियां हम लोगों को खींच जाता है उससे क्रैम्प कहा जाता है। और ये ऑक्सीजन के अभाव में होता है, वो भी मांसपेशियों में। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे मांसपेशियों के पास, यानी हाथ पैर के मांसपेशियां जो होते हैं उनके पास उतना समय होता नहीं है कि ऑक्सीजन को अच्छी तरह से यूज करके उसे ऊर्जा में बदला जाए। वो पूरी तरह ऊर्जा में नहीं बदल पाते हैं और ऑक्सीजन थोड़ी सी अभाव कम पड़ जाती है, इसीलिए उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है, या तो ज़्यादा चलने और दौड़ने से जो होता है हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, क्योंकि अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन क्यों होता है? ऑक्सीजन के अभाव के कारण, वो भी मांसपेशियों में या पेशी में। ग्लूकोज को कोशिका यानी जो ग्लूकोज होता है वो कोशिका द्रव में जाएगा। कोशिका द्रव में पायरूवेट प्लस पायरूवेट प्लस एटीपी एक तरह से ऊर्जा होता है। एटीपी क्या होता है? एक ऊर्जा होता है। जब ग्लूकोज कोशिका द्रव में पायरूवेट में जाता है, पायरूवेट के विखंडन होता है, तब देखेंगे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट या बैक्टीरिया में क्या बनता है? क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में, या तो बोल सकते हैं ऑक्सीजन यूज ही नहीं करता है बैक्टीरिया या ईस्ट जो होते हैं, वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं, तो इसमें बनता है इथेनॉल प्लस CO2। इथेनॉल एक तरह से शराब है। इथेनॉल एक शराब है C2H5OH। इथेनॉल एक शराब है जो कि एक बदबू देती है। और यह कब होता है? जब बैक्टीरिया किसी भी पदार्थ को खाकर उसमें से इथेनॉल और CO2 बनाते हैं। तो आप गुड़ देखे होंगे कि जब गुड़ कुछ दिनों तक रख दिया जाता है तो वो सड़ जाता है, तो सड़ा हुआ बदबू वो इथेनॉल होता है। और गुड़ जो सड़ जाता है, क्यों सड़ जाता है? क्योंकि वह बैक्टीरिया उसे खा जाता है, या बैक्टीरिया उस पर अभिक्रिया करता है। क्योंकि गुड़ में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को कौन खा जाता है? बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया खाता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, तो इथेनॉल प्लस CO2, यानी अनुपस्थिति नहीं बोल के इसे बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया जब भी खाता है ग्लूकोज, उसे ऊर्जा में बदलने के लिए उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की जरूरत उसे नहीं पड़ती है। वो इथेनॉल प्लस CO2 में ऊर्जा त्याग करता है। और इसमें ATP 2 या 3 बनते हैं, बहुत कम मात्रा में ATP बनते हैं। इसके बाद जो ऊर्जा बनता है वो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में बनता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका के सेल में पाए जाते हैं। में पाया जाता है। जब ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीजन से जब टूटता है, ऑक्सीजन से जलाता है, तब इससे बनता है ऊर्जा बनता है ATP। इसमें बनाया जाता है, जल भी बनाया जाता है, और इसके बाद बनाया जाता है CO2, जो कि CO2 हमारे शरीर से बाहर जो निकलता है उसे ऊर्जा बनाया जाता है। पर इसमें ऊर्जा बनाया जाता है, यहाँ पर जो ऊर्जा बनाया गया था इसमें ATP के रूप में इसमें 2 या 3 ऊर्जा बनते हैं, लेकिन इसमें जो ऊर्जा होता है
वह एटीपी के रूप में आपका 38 ऊर्जा बनते हैं, वह एटीपी के रूप में 38 ऊर्जा बनते हैं। पर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन को तोड़ा, ऑक्सीजन के सहायता से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वह खाना हमारे कोशिकाओं में, जब हम खाना खाते हैं तो खाना पाचित होकर ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। वही ग्लूकोज हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जब हम ग्रहण लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन भी जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के सहायता से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और ग्लूकोज को तोड़कर उसमें एटीपी यानी ऊर्जा के रूप में 38 बनते हैं ऊर्जा, और जल भी उससे निकलता है और CO2 जो बनता है वो हम सांस के रूप में बाहर छोड़ देते हैं वातावरण में। यह किस में होता है और इस क्रिया को कहा जाता है वायवीय श्वसन और इसे कहा जाता है अवायवीय श्वसन। पर लेकिन एक और भी होता है जो कि हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ऑक्सीजन के अभाव जो होता है वो पेशी कोशिकाओं में जो पेशी कोशिकाओं में होता है उसमें बनता है लैक्टिक अम्ल। इसमें बनता है लैक्टिक अम्ल। यह एक अम्ल है लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल जो होता है हमारे शरीर में कब बनता है, जब हम ज़्यादा कोई कार्य करते हैं, दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की अभाव हो जाती है और उसमें जब ऊर्जा बनता है वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और लैक्टिक अम्ल के जमाव से हमारे शरीर में क्रैम्प यानी दर्द होने लगती है, अकड़न होने लगती है, मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। और इसके बाद देखने वाले हैं पौधों में श्वसन। जो पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में पत्तियों जो होती है उसमें एक पत्तियों में छिद्र होती है और पत्तियों में जो छिद्र होती है उसे कहा जाता है रंध्र या अस्टोमाटा। पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, जो छिद्र है, उसे कहा जाता है रंध्र या अस्टोमाटा। इसी के द्वारा जो श्वसन करते हैं वो पेड़ पौधे करते हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान जो करते हैं वो रंध्रों द्वारा करते हैं। जब कभी होता है कि जब पूरे पेड़ के जब पत्तियां झड़ जाती है, जब पत्तियां झड़ जाती है तब पेड़ पौधे श्वसन कहाँ से करते हैं, तो जो पेड़ पौधे के सभी पत्तियां झड़ जाती है तब पेड़ पौधे जो ब्रांच निकले होते हैं, जो शाखा निकले होते हैं उससे करते हैं। और इसके बाद कभी कभी पेड़ पौधे के पूरा काट दिया जाता है तब भी वो उसमें श्वसन होता है। देखते होंगे कि जब कट जाता है कोई पेड़ तो उसमें से कुछ और कलियां भी निकलती है, नए पौधे का इसमें निर्माण होने लगता है, तब वो श्वसन करते हैं। जो आपका जड़ पाया जाता है, जड़ के ऊपर पाया जाता है, जड़ के ऊपर छोटा छोटा रेशा जो पाया जाता है उसे कहा जाता है रूट हेयर। यानी बाल जैसी संरचना होती है ऊपर ऊपर, वहाँ से वो ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। अब देखेंगे कि छोटे छोटे रूट हेयर होता है जो कि बाल जैसे होते हैं, वहाँ से रेशे होते हैं, वहाँ से जड़ अपना ऑक्सीजन पूरा करता है। वो शाखा द्वारा या तना द्वारा अपना श्वसन करते हैं। जब शाखा भी कोई काट देता है, शाखा भी कट जाती है तो इसमें जड़ पाया जाता है और जड़ में रेशेदार पाए जाते हैं। इस तरह से जड़ में इस तरह से रेशे पाए जाते हैं और यह रूट हेयर होता है। यह रूट हेयर से भी श्वसन करते हैं, या श्वसन रूट हेयर से भी करते हैं। जब कट जाती है तो श्वसन करते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वह अधिक जो श्वसन करते हैं पत्तियों में उपस्थित रंध्र या स्टोमाटा, जो छिद्र होते हैं उसे स्टोमाटा या रंध्र कहा जाता है। उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो आपका जो गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है, यह होता है विसरण क्रिया द्वारा।
विसरण क्रिया द्वारा डिफ्यूजन होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वह पेड़ पौधे जो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और रात को ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि रात में जो पेड़ पौधे होते हैं वह ऑक्सीजन ग्रहण। श्वसन तंत्र, आपका श्वसन तंत्र हम देखने वाले हैं कि श्वसन तंत्र जो होता है वो सभी जीवों में एक तरह से कैसे होता है। जो श्वसन तंत्र हम लोग देखने वाले हैं कि श्वसन तंत्र आखिर क्या होता है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि सिस्टम रेस्पिरेशन देखने वाले हैं कि सिस्टम रेस्पिरेशन में क्या होने वाला है। तो इसमें श्वसन तंत्र में देखने वाले हैं कि जो श्वसन तंत्र होता है वो पेड़ पौधों में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो श्वसन तक करते हैं, पत्तियों से भी करते हैं और जड़ से भी करते हैं, तना से भी करते हैं, यह भी करते हैं। लेकिन यह सबसे ज़्यादा इसमें होता है जो पत्तियों में उपस्थित होता है वो रंध्र के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना श्वसन करते हैं। जो आपका कीट होते हैं और जो कीट जो श्वसन करते हैं तो वह ट्रैकिया द्वारा करते हैं। ट्रैकिया एक हवादार नली होती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ट्रैकिया होती है, कीट जो होते हैं जो तिलचट्टा होते हैं, ग्रास ऊपर होते हैं, जो टिंडा होते हैं, जो आपके तितली होती हैं, वो सारी में ट्रैकिया के द्वारा ही श्वसन किया जाता है। और ट्रैकिया एक हवादार शाखित होता है। जब आप देखे होंगे कॉकरोच के पीछे वाले भाग पलट जाता है तो आपका हवादार एक तरह से मिलता है, जाली जैसी नलिकाएं होती है, उसी से श्वसन करता है। तो ट्रैकिया में जो आपका होता है तिलचट्टा होता है, तथा इसमें होता है टिंडा होता है आपका, इसमें टिंडा हो जाएगा। ट्रैकिया से जो श्वसन करता है वो टिंडा हो जाएगा और तिलचट्टा हो जाएगा। वो जो गिल्स के द्वारा जो श्वसन करता है वो होती है मछली विल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। मछलियों में 2 गिल्स पाए जाते हैं और गिल्स का एक खासियत ये भी होता है कि जो घुलित ऑक्सीजन होता है जल में, उसी का उपयोग करते हैं। जो ऑक्सीजन जल में घुलित रहता है उसी का मछली उपयोग करते हैं, ना कि बाहर से ग्रहण करती हैं। जो जल में घुलित ऑक्सीजन रहता है उसी का उपयोग करती है मछली। यानी गिल्स के ये खासियत होता है कि जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करके भोजन को पाचित करती हैं। इसके बाद आता है हम लोग मानव। तो जो मानव होता है ह्यूमन, वो आपका फेफड़े से श्वसन करता है और फेफड़े से करता है। मानव फेफड़े से करता है। इसमें मानव भी आएंगे, इसमें जानवर और पक्षी, बहुत सारा इन मैमेलिया वर्ग के सभी जितने भी आते हैं ये सब इसी मेढक देखने वाले। तो मेढक जो होता है वह फेफड़े से भी श्वसन करता है और इसके बाद त्वचा से भी करता है, इसके बाद गिल्स से भी करता है। मेढक जब जमीन पर होता है वो तो फेफड़े से श्वसन करता है, जब पानी में चला जाता है तो त्वचा से श्वसन करता है। और गिल्स जो होता है मेढक के छोटे बच्चों में पाया जाता है। मेढक के छोटे बच्चों में गिल्स पाया जाता है और त्वचा से श्वसन, जब मेढक पानी में चल जाता है तो उसकी नाकें बंद हो जाती है तो वह त्वचा से श्वसन करता है, और जब बाहर निकलता है तो फेफड़े द्वारा श्वसन करता है गिल्स। और गिल्स तो इसमें पाया जाता है। और पौधे जो होते हैं वो पत्तियों से श्वसन करते हैं, जड़ से श्वसन करते हैं, तना से श्वसन करते हैं। और पत्तियों में जो उपस्थित होता है रंध्र स्टोमाटा, उसके द्वारा करते हैं।
और मनुष्यों में भी जो श्वसन होता है वो विसरण क्रिया के द्वारा ही होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो विसरण क्रिया के द्वारा ही होता है। और हाँ, एक चीज़ और इसमें देखने वाली चीज़ है कि जो कीट पतंगे होती है, यह जो होती है इसमें हीमोग्लोबिन जैसा कोई रंजक नहीं पाया जाता है। जो कीट पतंगे होती है उनमें हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन रंजक कोई नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन रंजक नहीं पाया जाता है। तो जो कीट पतंगे होते हैं उनमें रक्त जो होते हैं वो लाल नहीं होते हैं, उनमें रक्त लाल नहीं होते हैं। और जब रक्त लाल नहीं होते हैं तो वह कीट पतंगे जो होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन रक्त में नहीं उपस्थित होती है। तो वो जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उनका ऑक्सीजन कभी रक्त नहीं लेकर जाता है, यानी कीट पतंगों में जो हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन के कारण उनका रक्त लाल नहीं होता, यानी ऑक्सीजन का ले जाने की क्रिया, यानी ढोने की या प्रक्रिया जो होती है वो हीमोग्लोबिन का ही होता है। हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन बंधन बनाता है। लेकिन जो कीट पतंगे होते हैं, जो तिलचट्टा टिड्डा, उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है इसलिए उनके रक्त जो होते हैं सफ़ेद कलर के होते हैं। और लेकिन उनका ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन से बंधन नहीं बनाता है। वो टिंडे में जो होते हैं कि उनके साथ ऑक्सीजन आता है और CO2 बाहर निकलता है। उनके रक्त से कोई मतलब नहीं होता है, यानी रक्त कोशिकाओं से उनके कोई मतलब नहीं होता है, यानी रक्त कणिकाएं से कोई मतलब नहीं होता है। और टिंडे में हीमोग्लोबिन ना होने के कारण उनका रक्त लाल नहीं होता है। और मछली में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए मछली का रक्त लाल होता है। और मनुष्य में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जो मेढक ओढक होते हैं उनमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इनका श्वसन रक्त के द्वारा होता है, और पूरे शरीर में रक्त के द्वारा ही श्वसन का परिभरण होता है, यानी परिसंचरण है। मानव का श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव का पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र। तो मानव का श्वसन तंत्र में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम लोग नाक, और नाक से ही हम लोग श्वसन करते हैं, नाक से ही हम लोग श्वसन करते हैं। तो श्वसन पहले देखने वाले हैं, तो नाक से ही श्वसन किया जाता है। और ये हो गया आपका आँख, और ये हो गया आईब्रो, ये आपका कान। और जो श्वसन नली होती है वो मुख से भी श्वास ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं। तो ये आपका नाक हो गया। ये आप लोग हम पढ़ चुके हैं कि ये आपका ग्रसनी होती है, ये आपका ग्रसनी होती है। ग्रसनी जो टूटी होती है वो ट्रैकिया होता है, ये आपका ट्रैकिया होता है। और ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वह होती है, ट्रैकिया की जो आपकी लंबाई होती है वो होती है 11 सेंटीमीटर। और जो आपका चौड़ाई होती है, जो ट्रैकिया की चौड़ाई होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये सेंटीमीटर में होते हैं। इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं, एक होते हैं कंठ द्वार और एक निराल द्वार। ये आपका कंठ द्वार जो होते हैं वो फेफड़ों में चला जाता है, जो कंठ द्वार होते हैं वो फेफड़ों में चला जाता है। तो हम देखने वाले हैं कि फेफड़े, मनुष्यों में फेफड़ा जो होता है वह तो पाया जाता है, लेकिन जो दाहिने वाला फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है। दाहिने वाला जो फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है और लेफ्ट वाले के अपेक्षा जो लेफ्ट वाला होता है, क्योंकि ये बड़ा इसलिए होता है कि इसके बीच में एक हृदय पाया जाता है, और हृदय जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए इसे एडजस्ट करने के लिए फेफड़ा ये होता है आपका छोट होता है। और फेफड़ा जो होता है वो बहुत सारे भागों में टूटा होता है, और जो फेफड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा वर्गों में टूटा होता है, जिसे श्वसनी कहते हैं, श्वसनिकाएँ कहते हैं। और जो आपका श्वसनी कहते हैं, श्वसनिकाएँ कहते हैं। और जो श्वसनिका होती है वो ये वाला भाग श्वसनिका होती है, और इसे कहा जाता है श्वसनी, इसे कहा जाता है श्वसनी। और यही इसी बीच में आपका एक ब्रांच निकला होता है, और इस ब्रांच को कहा जाता है वायु कोष्ठक, जाता है वायु कोष्ठक, इसे कहा जाता है वायु कोष्ठक या एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में जो होता है आपका ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जब हम बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे
आता है और ऑक्सीजन आता है यहाँ पर। ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन रक्त में घुलित हीमोग्लोबिन, यानी जो ऑक्सीजन होता है रक्त में घुलित हीमोग्लोबिन के साथ बंधन बनाकर यह रक्त चला जाता है हृदय में, और हृदय जो होता है वो पंप कर देता है पूरी शरीर में, और चला जाता है पूरी शरीर में चला जाता है। और शरीर में जो हीमोग्लोबिन वाला जो ऑक्सीजन होता है वो शुद्ध हीमोग्लोबिन होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है यह शुद्ध होता है। यह ऑक्सीजन जो होता है वो कोशिकाओं में चला जाता है। कोशिकाओं से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। यह हमारे शरीर से जब बाहर आता है कार्बन डाइऑक्साइड तो इसी फेफड़े में आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है इस फेफड़े में आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और जो ऑक्सीजन आता है आपका अंदर आया जाता है। ये जो गैसों का आदान प्रदान यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आकर अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देता है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है कि जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो जाता है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन इसमें हीमोग्लोबिन में रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, उसे बंधन बनाकर फिर शुद्ध रक्त हो जाता है। हृदय में जाता है, पहले हृदय से फिर पंपिंग होकर पूरे शरीर में जाता है। शरीर के पूरे कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है, और एनर्जी तो यूज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के लिए फिर इसे ले आया जाता है शीरा द्वारा, और शीरा द्वारा लाने के बाद यह होता है कि वायु कोष्ठक में लाया जाता है। वायु कोष्ठक में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे शरीर से बाहर यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन फिर इसी में हीमोग्लोबिन में उपस्थित हीमोग्लोबिन से बंधन बनाकर यह हृदय में फिर पंपिंग होगी। इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन होता है, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, वो आपका हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, और हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु 4 अणुओं से बंधन बनाता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से बंधन बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं से बंधन बनाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, वो एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बैठाकर और लेकर शरीर में जाएगा। यह शरीर में हीमोग्लोबिन से जो बंधन बनाता है इसे कहा जाता है, जो जब शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जब बंधन बनाता है तो इसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन बंधन बना के पूरे शरीर में लेकर जाता है या पूरे शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाता है, उसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कोशिकाओं में ऊर्जा बनाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बंधन बना के CO2 से जब हीमोग्लोबिन बंधन बनाता है उसे कहा जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन जब बंधन बनाता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एल्वियोलाई में जाता है, और यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन यह देखने वाले हैं कि हम लोग ऑक्सीजन आखिर क्यों हमारे फेफड़ा में आता है। अच्छा, एक चीज़ और देखने वाले हैं कि जो आपका हृदय पाया जाता है, यहाँ पर एक पाया जाता है मंसलदार संरचना होता है, इसे कहा जाता है डायफ्राम। यह डायफ्राम होता है, और डायफ्राम का जो कार्य होता है वह सांस को लेने और छोड़ने में होता है। देखने वाले हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्यों हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हमारे भोजन तोड़ने के बाद। माइटोकॉन्ड्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है
तो हमारे फेफड़े से क्यों बाहर निकलते हैं, ये देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्यों बाहर निकलता है। तो यहाँ आपका हृदय हो जाएगा। और जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को जब ग्रहण करते हैं तब उसका प्रेशर होता है वातावरण में, उसका वातावरण में प्रेशर होता है 159 mHg, यानी mHg होता है mHg, यानी पारा होता है। यह जो 159 प्रेशर होता है, ये हमारे नाक में ऑक्सीजन ग्रहण करे जाते हैं, यह नासिका छिद्र से ग्रहण किया जाता है और यह अंदर आता है ऑक्सीजन। जब अंदर ऑक्सीजन आता है तो ये आपका एल्वियोलाई में आता है, और एल्वियोलाई में इसका प्रेशर होता है जहाँ पर रक्त आता है, जो कि यहाँ पर रक्त आता है और रक्त में जो यहाँ पर रक्त आता है तो रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। तब यहाँ इसका प्रेशर होता है 104 mHg, 104 mHg। तो 104 mHg प्रेशर होता है। फिर यह जब आपका हृदय में चला जाता है और हृदय से जब ये शरीर के विभिन्न अंगों में पंपिंग किया जाता है, रक्त जब पंपिंग किया जाता है तो इसका प्रेशर होता है 95 mmHg, 95 mmHg होता है। जब यह शरीर में चला जाता है, यानी आपका यह शरीर बना देते हैं, और शरीर में जब यह रक्त शरीर में जाता है तो शरीर में यह रक्त जो होता है आपका शरीर के कोशिकाओं में यूज होने के बाद यह दाब हो जाता है 40 mmHg। यानी जब आपका रक्त कोशिकाओं में या कोशिका में ऑक्सीजन जाता है तो उसका प्रेशर जो होता है कम हो जाता है, जो कि 40 हो जाता है। जब इधर जब ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है रक्त कोशिकाओं में जब उपयोग हो जाता है, तब इसका प्रेशर जो होता है CO2 गैस निकलता है। और CO2 का गैस यहाँ पर CO2 गैस निकलता है। CO2 का जो प्रेशर होता है वह होता है 45 mmHg, यानी 45 mmHg प्रेशर होता है। यह 45 वाला प्रेशर और आगे बढ़ता जाता है, और रक्त के सहारे, यानी रक्त जो अशुद्ध रक्त होता है, और अशुद्ध रक्त में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पर आता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है यहाँ, इसका प्रेशर होता है 40, यहाँ पर 40 mmHg बाहर होता है प्रेशर। पहले था 45, जब बना था माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड, तो 45 प्रेशर था। वो धीरे धीरे आया वायु कोष्ठक में आने के बाद इसका प्रेशर हो गया 40। अब यह शरीर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है 0.03%, इसका दाब हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में प्रेशर अधिक होती है, वातावरण में प्रेशर कम होती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़े से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन क्यों अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 159 वातावरण में, वो हमारे आते हैं वायु कोष्ठक में तो वो 104 हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पूरे शरीर में जाते हैं तब वो हो जाते हैं 95, और रक्त कोशिकाएं यूज होती है जब माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, जिसके 40 हो जाता है। और 40 के बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसका प्रेशर हो जाता है 45, और यह 45 वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 45 प्रेशर वाला, यह फिर जाता है वायु कोष्ठक में। पहले तो यह वायु कोष्ठक में ना जाकर पहले यह हृदय में जाता है। आपको बता दें कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त होता है वह पहले हृदय में जाता है, और हृदय में जाता है। फिर हृदय जो यहाँ से पंपिंग करता है तो यह फिर आपका आता है वायु कोष्ठक में आता है। तब इसका प्रेशर होता है 40 mmHg, और 40 mmHg होता है क्योंकि 45 प्रेशर था
शरीर में वायु कोष्ठक में जाते जाते इसका प्रेशर हो गया 40 और इससे भी कम होता है 0.03% के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पाए जाते हैं तो उसका प्रेशर और कम हो गया। इसलिए हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वातावरण में ज़्यादा प्रेशर में होता है, वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो पाए जाते हैं वह 40 और 95 के पाए जाते हैं, 95 में पाए जाते हैं। तो इसका प्रेशर कम होता है, इसलिए यानी शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, इतना समझ लिए कि जो शरीर में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो वातावरण से कम होता है। इसीलिए वातावरण वाला ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसका प्रेशर अधिक होता है, इसीलिए हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में चला जाता है इसका प्रेशर के वजह से। इसलिए और श्वसन में जो मदद करता है वह होता है डायफ्राम होता है, सांस लेने और छोड़ने में डायफ्राम काम करता है। आपका जो श्वसन होता है वह आपका सांस लेने और छोड़ने की क्रिया जो होती है ये विसरण क्रिया के द्वारा ही होता है, विसरण क्रिया के द्वारा होती है, विसरण क्रिया के द्वारा होती है। तो जो हम ऑक्सीजन जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उसे कहा जाता है निश्वसन। निश्वसन जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उसे कहा जाता है निश्वसन या कहा जाता है प्रश्वास। निश्वसन या जब हम CO2 छोड़ते हैं, जब हम लोग CO2 जब छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं निश्वसन, उसे कहते हैं निश्वसन, उसे निश्वसन कहते हैं या उसे उच्छ्वास कहते हैं या उसे उच्छ्वास कहते हैं। जब हम लोग CO2 बाहर त्यागते हैं या छोड़ते हैं शरीर से तो उसे निश्वसन कहते हैं, उसे निश्वसन कहते हैं या उच्छ्वास कहते हैं या उसे उच्छ। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निश्वसन यानी निश्वसन जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसे निश्वसन कहते हैं। निश्वसन और निश्वसन और निश्वसन और निश्वसन निश्वसन के दोनों के मेल से यानी उसे कहा जाता है श्वासोच्छ्वास, उसे कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। इसका मतलब होता है ब्रीदिंग। या CO2 ग्रहण करते हैं उसे निश्वास या प्रश्वास कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे निश्वास या उच्छ्वास कहते हैं। निश्वास यानी माने आवाज बाहर गैस से हवा बाहर निकलती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है उसे निश्वास कहते हैं। और निश्वास के क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है यानी ब्रीदिंग, यानी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, न कि श्वसन कहा जाता है। श्वसन वह प्रक्रिया होती है जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिकाओं में विदा किया जाता है। कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को तोड़कर और ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसे श्वसन कहा जाता है। पर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहा जाता है, न कि इसमें ऊर्जा बनता है। जो आपका श्वासोच्छ्वास होता है उसमें ऊर्जा नहीं बनता है, पर श्वसन में आपका ऊर्जा बनता है। देखते हैं अगले चैप्टर में।